नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पॉलिटी के प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और आप सभी क्लास को पूरा देखिए, वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जिससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके जो उससे मिले जुले प्रश्न हो सकते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो आप सबसे पहले अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत में आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे साथ आपने प्रैक्टिस करी है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छा लगता है तो। धन्यवाद। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 126, आर्टिकल 124, आर्टिकल 128 एंड आर्टिकल 129। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 क्या कहता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश का पद कुछ समय के लिए खाली है तो कार्यवाहक के रूप में जिसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है उसकी चर्चा आर्टिकल 126 में की गई है। ठीक है, और आर्टिकल 124 हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में है। आर्टिकल 128 है कि सेवानिवृत्त, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 128। और आर्टिकल 129 दोस्तों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अभिलेख न्यायालय से आशय होता है। आर्टिकल 129 के बारे में जो बताया गया, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस दिए जाएंगे वो पूरे भारत पे लागू होंगे, अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है। ठीक है, और जो इसके निर्णय होते हैं अगर उस टाइप के मुकदमे को किसी भी न्यायालय में देखा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जैसा वर्डिक्ट रहता है उसी के हिसाब से अदर कोर्ट उस निर्णय को देते हैं। अभिलेख न्यायालय से आशय यही होता है दोस्तों। ओके, तो आर्टिकल 129 हमारा ये हो गया। तो हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर भी हो गया और साथ ही साथ हमने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और तीन ऑप्शंस के जो आंसर हो सकते थे उसको भी हमने देखा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के पास ये राइट है कि वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार उसी के पास है। और वर्तमान समय में 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, 34 न्यायाधीश हैं जिसमें एक सीजेआई होते हैं और प्लस 33 न्यायाधीश हैं। ओके, एक सीजेआई है और 33 नॉर्मल न्यायाधीश हैं दोस्तों। ठीक है, और टोटल 34 न्यायाधीश हो सकते हैं और संसद को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये संसद के पास राइट है। ओके, इसमें राष्ट्रपति का भी कोई रोल नहीं होता, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं होता और मुख्य न्यायाधीश का भी कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। दोस्तों, सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और बाकी जो तीनों ऑप्शंस दिए गए ये आपको अच्छी तरह से आपको ये मालूम होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है उसको हम पढ़ते हैं कि अंगीकृत हुआ था, मतलब संविधान बनके हमारा तैयार हो गया था। ठीक है, तो तीसरे का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। 28 जनवरी 1950। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है और पॉलिटी से अगर पॉलिटी का सेक्शन किसी भी एग्जाम में आता है तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने पद धारण करने से पूर्व किसके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करनी होती है। ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश,
राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से की गई नियुक्त कोई व्यक्ति या कानून मंत्री। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने पद धारण करने से पूर्व शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा जस्टिस गवई को, जो अभी वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस रामकृष्ण गवई, ठीक है, ये अभी वर्तमान में भारत के CJI हैं। इनको जब शपथ दिलाई गई तो साथ में कौन था? साथ में राष्ट्रपति महोदया थी और इन्होंने इनको शपथ दिलाई। तो राष्ट्रपति या उसके इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। तो चौथे का हमारा सही उत्तर C हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 127, आर्टिकल 129, आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 132। दोस्तों अभिलेख न्यायालय, इसको अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवें का सही उत्तर बी हो जाएगा। आर्टिकल 129 में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 127 के बारे में हमने देखा था कि अस्थायी नियुक्ति होती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और आर्टिकल 131 है कि संघ और राज्यों के बीच मूल अधिकार क्षेत्र, ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र, ये आर्टिकल 131 में है। और आर्टिकल 132 में है कि अपीलीय अधिकार, ठीक है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र संविधान से संबंधित, ओके, संविधान से संबंधित। तो दोस्तों ये आपके अदर्स आर्टिकल हुए, लेकिन जो प्रश्न के संदर्भ में है हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अभिलेख न्यायालय से आशय होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उसी से मिलता जुलता अगर पूरे भारत में कोई मामला है तो जो भी अदर चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तो उनके लिए एक वो होता है कि एक तरीके साक्ष्य होता है कि इसी के बेसिस पे ये निर्णय हम ऐसा देंगे। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय से आशय यही, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके दोस्तों, छठा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यायिक समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग जैसी प्रक्रिया या भर्त्सना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, वो महाभियोग तो नहीं होता है, लेकिन महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया जो होती है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है वो। ठीक है, ओके, तो छठे का हमारा सही आंसर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है कि किस संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है? पार्ट 6 में है, पार्ट 4 में है, पार्ट 5 में है और पार्ट 3 में है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, संघ जो आता है वो आर्टिकल 5 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 5 में संघ आता है और इसी में मतलब सातवें का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है वो भाग 5 में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों एडहॉक जजेस की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 128, आर्टिकल 125, आर्टिकल 127 और दोस्तों ऑप्शन डी आप मान लें आर्टिकल 135। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका मिसिंग हो गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 127 से है। ठीक है, आर्टिकल 127 से है अस्थायी न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और है कि ये जो प्रावधान है ये आपका फ्रांस से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, ये
किताब में, मतलब हर किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप इसको अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आपका प्रश्न 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 127। ठीक है, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केवल उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होता है, उच्च न्यायालय पर नहीं। तो पहला है रिट जारी करने की शक्ति, दूसरा अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन रिव्यू करने की शक्ति, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और अभिलेख न्यायालय होना। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है, केवल उच्चतम न्यायालय पर लागू होता है, उच्च न्यायालय पर नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, रिट हाई कोर्ट भी जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। तो ये बात तो क्लियर होगी भैया, दोनों के है। दूसरा है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो हाई कोर्ट भी जजों को हटाता है और सुप्रीम कोर्ट भी जजों को हटाता है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय होना। ठीक, तो ऑप्शन क्या है कि उच्च न्यायालय पर नहीं है, तो बी है कि अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति। ये क्या है, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है, उच्च न्यायालय पर नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद इससे हायर कोई कोर्ट और है नहीं। तो इसके पास क्या है कि अगर इसने कोई डिसीजन दिया है तो उसको ये फिर से रिव्यू कर सकता है, क्योंकि इसके बाद और कोई जस्टिस के लिए कोई और कोर्ट नहीं है, या कोई और अथॉरिटी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसीलिए क्या है कि अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसे, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है दोस्तों। तो 9वें का हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है ऐसा फैसला सुनाया। तो ऑप्शंस आपके सामने, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका वाद दे देगा और ईयर भी पूछेगा कि कौन सा मामला, मतलब आपको ये क्रम वाइज भी पूछ सकता है कि गोलकनाथ वाद कब आया था, मिनर्वा मिल्स वाद कब आया था, शंकरी प्रसाद वाद कब आया था, या केशवानंद भारती वाद कब आया था। तो आप सभी इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा कि गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार फैसला सुनाया कि संसद के पास मौलिक अधिकार को छीनने या कम करने के लिए संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये बताया था 1967 के बाद में। ओके, संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है का फैसला बताया था गोलकनाथ पंजाब राज्य 1967 में। अगला प्रश्न है, हाँ इसमें आप सभी इसको ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार सीक्वेंस में है ना कि ईयर वाइज पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा वाद हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इस प्रश्न के अलावा और भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए प्रस्ताव को दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ऑप्शन बी है सदन की कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत। ऑप्शन सी है सदन की कुल सदस्य का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और डी है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 11वें का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार, अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि हटाया जाता है तो ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। तो सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाने के प्रस्ताव को दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित होना चाहिए। तो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये बताया गया है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाना चाहिए, तो किस आधार पे या कैसे हटाना चाहिए ये, तो इसका जो विस्तृत चर्चा की गई आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 11वें का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य
मूल क्षेत्राधिकार एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय व्यापार विवाद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद, और ऑप्शन डी है दो राज्यों के जल विवाद। बताइए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनन्य मूल क्षेत्राधिकार की बात हो रही है, अनन्य मूल क्षेत्राधिकार। तो सबसे बढ़िया आंसर जो लग रहा है, इसके पहले हम लोगों ने देखा भी था कि जब इससे पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो विशेष प्रश्नों को हम लोगों ने किया था, उसमें ये चर्चा भी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को अनन्य मूल क्षेत्राधिकार दिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 71 में इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो आर्टिकल 71 में ये बताया गया है कि ये मामला केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा दोस्तों। ठीक है, तो 12वें का सही उत्तर हमारा सी होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है, और आपका एक क्लिक अगर आपको फ़ायदा दे रहा है एग्ज़ाम में या लाइफ में तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए प्रख्यात विधिवेत्ता होने की योग्यता का क्या अर्थ है? उसे किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत अनुभव हो। नेक्स्ट है, वह विधि या कानून के क्षेत्र में 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखता हो, वह राष्ट्रपति की राय में एक सम्मानित कानूनी विद्वान हो, और उसे भारतीय संविधान की कम से कम 10 पुस्तकों का ठीक है लेखक होना चाहिए। तो आप बताइए इसमें से सही क्या हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि वह राष्ट्रपति की राय में एक सम्मानित कानून विद्वान हो, तो राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रख्यात विधिवेत्ता का क्या अर्थ है? मतलब इस प्रश्न में ही पूछा जा रहा है कि प्रख्यात विधिवेत्ता किसे कहा जाता है, जो कि न्यायाधीश बनने के लिए एक योग्यता है ये। तो उसमें यही है कि जब राष्ट्रपति की राय में वह एक सम्मानित कानूनी विद्वान हो तब उसको प्रख्यात विधिवेत्ता माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य माना जाएगा। तो 13वें का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नंबर 14 कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई सलाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, जब आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो आप थोड़ा नीचे जाएं और देखिए कि उपरोक्त कथनों में से क्या कह रहा है, कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आप इसको पेंसिल से या पेन से मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप इन दोनों जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करिए। ठीक है, तो पहला है कि यदि सलाह सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न में मांगी गई है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न में। ठीक है, दूसरा है यदि सलाह संविधान के लागू होने से पहले किसी संधि, समझौते आदि पर मांगी गई है तो न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। ऑप्शंस आपके सामने है, केवल एक सही है, मतलब कि कथन एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही है, या डी है ना तो एक सही है और ना 2 सही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 14वें का इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसे प्रश्न जब आते हैं पेपर में तो अच्छे प्रश्न माने जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर 100 के रेशियो में लोगों का 70% के आसपास सही होता है, जो अच्छे से पढ़े रहते हैं, बाकियों का गलत हो जाता है। उनको लगता है अगर राष्ट्रपति मांग रहा है तो हर मामले में न्यायालय उनको सलाह देगा। ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में वो बाध्य नहीं है, लेकिन अगर संविधान लागू होने से पहले किसी संधि के बारे में बात की जा रही है, किसी समझौते के बारे में बात की जा रही है, तो न्यायालय को उस पर जवाब देना है, उनको सलाह देना ही पड़ेगा। मतलब बाध्य मतलब कि भैया देना ही देना है उनको राय। ठीक है, उनको राय या सलाह देनी है 100%। ओके, लेकिन अगर सार्वजनिक महत्व का है तो वो मना कर सकता है कि भैया हम बाध्य नहीं। ओके, तो 14 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
और आज का अंतिम प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार को संविधान के रक्षक और मौलिक अधिकारों के गारंटर के रूप में उसकी भूमिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा है रिट क्षेत्राधिकार और चौथा है अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और देखिए दोस्तों, देखिए प्रश्न को पहले पढ़ना है कि सर्वोच्च न्यायालय की किस क्षेत्राधिकार को संविधान के रक्षक और मौलिक अधिकारों के गारंटर के रूप में उसकी भूमिका के सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, रिट क्षेत्राधिकार। ठीक है, रिट क्षेत्राधिकार को माना जाता है और आर्टिकल 32 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और इसीलिए क्या है, मौलिक अधिकार की बात हो रही है ना, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। और तो 15वें का सही उत्तर, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा, जब आपका इस टाइप का प्रश्न हो, कथन और कारण वाला प्रश्न हो, तो आप प्लीज़ इस लाइन को जरूर देखें जो लास्ट में दी जाती है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में देखिए, जब हम घर पे पढ़ते रहते हैं वहाँ तो सही हो जाता है, लेकिन अगर आपकी हैबिट में नहीं है तो आपका एग्ज़ाम में गलत हो जाता है और हम 1 नंबर से बाहर या 1-2 साल 3 साल हमारा बेकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पॉलिटी से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आगे आपको और MCQ के माध्यम से और भी प्रश्न और भी विषयों के बारे में आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार क्लास देखने के लिए, और चैनल को निवेदन है कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो या लगा हो कि हमने मेहनत करी है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक क्लिक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और यकीनन मैं और अच्छे प्रश्न आपके सामने रख पाऊंगा दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका सुबह से लेकर शाम तक बहुत अच्छी पढ़ाई हो, आप सभी मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।